यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर के आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन होता है बहुविकल्पी क्वेश्चन का होता है, ऑप्शनल होता है। तो इसमें से पहला है, पुनरावृत्त सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। यानी पुनरावृत्त सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। जो हैकल लिखा हुआ है, इनका नाम क्या था? अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने पुनरावृत्त सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और ये जर्मन वैज्ञानिक थे। जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे कह लीजिए। और इस सिद्धांत में था क्या? तो आपको बता दें कि इस सिद्धांत में, जो पुनरावृत्त सिद्धांत है, इस सिद्धांत में क्या था कि प्रत्येक जीव अपने भ्रूणीय परिवर्धन में उन सभी प्रावस्थाओं से गुजरता है जिसमें कभी उनके पूर्वज विकसित होकर बने होंगे। इसमें क्या है कि इस सिद्धांत में क्या है, प्रत्येक जीव अपने भ्रूणीय परिवर्धन में उन सभी प्रावस्थाओं से गुजरता है जिनसे कभी उनके पूर्वज विकसित हुए होंगे। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों में समानता होते हैं। क्या होगा? तो इसमें आंसर से होगा पहला, छोटे अंग और शरीर के उपांग होते हैं। जो एलन थे, सन 1877 में बताया था इन्होंने, 1877 में बताया था कि जो ठंडी जलवायु होती है, ठंडी जलवायु में रहने वाले जंतुओं के अंग छोटे होते हैं। कौन कौन से अंग? जैसे कान है, पाद है, आदि अंग छोटे होते हैं, ये इन्होंने बताया था। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। डीएनए खंडों की पहचान करते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से, सदर्न ब्लॉटिंग से, वेस्टर्न ब्लॉटिंग से, इन सभी से। किससे करेंगे? तो डीएनए खंडों की पहचान सदर्न ब्लॉटिंग से की जाती है। अगर आप लोग सदर्न ब्लॉटिंग क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल में जो क्लास 12 है, एनसीईआरटी आधारित संपूर्ण सिलेबस अपलोडेड है। बहुत ही आसान भाषा में आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो सदर्न जो ब्लॉटिंग है, इससे जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है उसकी पहचान करते हैं। और जो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है, इससे आरएनए खंडों की पहचान की जाती है। आरएनए खंडों की पहचान नॉर्दर्न ब्लॉटिंग भी की जाती है। और जो इसमें से वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, इससे प्रोटीन की पहचान करते हैं, प्रोटीन की पहचान की जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है उत्पादक, अपघटनकर्ता, उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं। जो खाद्य श्रृंखला है उसमें मनुष्य क्या होता है? तो जो मनुष्य है वो उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता यानी जो दूसरे जीवों की सहायता से बने हुए भोजन को खाए। जैसे जो उत्पादक होते हैं, इनसे जो अनाज बनता है या सीधे उत्पादकों को ही खाते हैं, तो ऐसे जीवों को उपभोक्ता कहा जाता है। अब इसमें जो उत्पादक है ये क्या है? तो हरे पौधे होते हैं। उत्पादक हरे पौधे होते हैं और हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी क्यों? क्योंकि ये अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। 6CO2 + 12H2 आपने रिएक्शन पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश उपस्थित था और पर्णहरिम उपस्थित था, जहां पर एक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, C6H12O6 जो ग्लूकोज था इनका, और ऑक्सीजन गैस मुक्त कर रहे थे, ऑक्सीजन गैस प्लस 6H2O। ये प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन थी। तो इसके माध्यम से जो उत्पादक होते हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अपघटनकर्ता सूक्ष्म जीव होते हैं, जो मुख्य रूप से जीवाणु हैं। अपघटनकर्ता किसी चीज का अपघटन करते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला जो पार्ट होता है वो अति लघुत्तरीय प्रश्नों का होता है। तो इसमें से पहला है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए।
तो आप बताएंगे मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 लक्षणों का चुनाव किया था। 7 लक्षणों का चुनाव किया और कह रहे हैं आगे कि किन्हीं 4 लक्षणों के नाम बताइए। तो 4 में पहला आप बता दीजिए तने की लंबाई। तने की लंबाई बता दीजिए। पुष्पों की लंबाई, ये भी था उसमें लक्षण, तो पुष्पों की लंबाई दूसरा बता दीजिए। इसी तरह से पुष्पों का रंग, ये एक लक्षण हो जाएगा, पुष्पों का रंग हो जाएगा। फली का रूप बता दीजिए। फली का रूप, ये अब देखिए 4 लक्षण हो गए हैं। फिर अगला है न्यूक्लियोटाइड्स में पाई जाने वाली 2 शर्कराओं के नाम सूत्र सहित लिखिए। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनमें पाई जाने वाली 2 शर्कराओं के नाम सूत्र सहित। तो एक आप बता दीजिए कि राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा हो जाएगी एक, राइबोज शर्करा। C5 हो जाएगा H10O5 राइबोज शर्करा। और इसी तरह से दूसरा हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा हो जाएगा। तो C5H10O4 हो जाएगा इसका, राइबोज शर्करा का C5H10O5 और डीऑक्सी राइबोज शर्करा का C5H10O4 हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका। अब मधुमक्खी की 2 प्रजातियों के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखना है। तो एक तो भारतीय मधुमक्खी हो जाएगी, भारतीय मधुमक्खी हो जाएगी, मधुमक्खी। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका, एपिस इंडिका हो जाएगा जंतु वैज्ञानिक नाम भारतीय मधुमक्खी का, एपिस इंडिका। और एक आप बता दीजिए यूरोपियन मधुमक्खी बता दीजिए, जिसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा एपिस मेलिफेरो। तो इस तरह से 2 मधुमक्खियों के जंतु वैज्ञानिक नाम हो जाएंगे। अब अगला है लैक्टिक अम्ल किण्वन के बारे में लिखिए। तो इस पर हमारे चैनल वीडियो अपलोडेड, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर अगला है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में उपयोगी किन्हीं 2 एंजाइमों के नाम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा में। तो एक तो आप बता दीजिए रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम बता दीजिए। एक तो ये हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। और जो दूसरा हो जाएगा डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज बता दीजिए, जो डीएनए को जोड़ता है, ये डीएनए को स्पेसिफिक प्लेसेस से कट करता है। फिर अगला क्वेश्चन है लघुत्तरी प्रश्न का। तो लघुत्तरी प्रश्न में पहला है क्रॉसिंग ओवर पर टिप्पणी लिखिए। तो विनिमय क्या होता है, ये अर्धसूत्री जो विभाजन होता है, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। और इसमें होता क्या है कि जब 2 गुणसूत्र या गुणसूत्रों कह लीजिए, गुणसूत्रों के कुछ हिस्से आपस में हिस्सों का आपस में अदला बदली हो जाती है, तो उसे ही क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। जब 2 गुणसूत्रों के कुछ हिस्सों का आपस में अदला बदली हो जाती है तो उसे ही क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। जैसे ये गुणसूत्र है और एक गुणसूत्र का दूसरा भाग दूसरे में, थोड़ा सा एक खंड दूसरे में जुड़ जाए, दूसरा दूसरे में जुड़ जाए, तो इसे ही क्या कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है डीऑक्सी राइबोज शर्करा क्या है, इस शर्करा की अणु संरचना बनाइए। डीऑक्सी राइबोज शर्करा क्या है और इसकी अणु संरचना बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो जो डीऑक्सी राइबोज शर्करा है इसकी अणु संरचना कैसे, ऐसे आप बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बनाइएगा और यहाँ पर पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और इस तरह से 5वां कार्बन यहाँ आप लगा सकते हैं, ये बन जाएगा। तो वास्तव में जो डीएनए होता है, डीएनए का एक शर्करा घटक है, शर्करा घटक होता है। अगला क्वेश्चन है अनुकूली विकिरण क्या है, इसके 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। अनुकूली विकिरण, तो देखिए जब कोई जीव वर्ग किसी नए आवास में प्रवेश करता है, नए आवास में प्रवेश करता है तो वहां स्वयं को उस आवास के
अनुकूल बना लेता है और फिर वहां नई जातियां उत्पन्न करता है। इसे ही अनुकूली विकिरण कहा जाता है। जब कोई जीव वर्ग किसी नए आवास में प्रवेश करता है तो वह वहां पर उस आवास के अनुकूल अपने आप को बना लेता है, स्वयं को अनुकूलित कर लेता है और फिर वहां पर नई जातियों का विकास होता है। तो इसे ही अनुकूली विकिरण कहा जाता है। अगर आप इस पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अनुकूली विकिरण वाला आप टॉपिक जाकर के देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। क्लास 12 एनसीईआरटी के टोटल सिलेबस पूरा बुक हमारे चैनल में अपलोडेड है, वीडियो बाय वीडियो, आप जाकर के समझ सकते हैं। फिर अगला है क्राई प्रोटीन्स क्या है? उस जीव का नाम बताइए जो इसे पैदा करता है। मनुष्य इस प्रोटीन को अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग में लाता है? यहां पर बता देते हैं सादे पन्ने में। जो क्राई प्रोटीन है, क्राई जो प्रोटीन है, ये एक जीवाणु होता है, मृदा में पाया जाता है। मृदा में एक जीवाणु पाया जाता है, बैसिलस थुरिनजिएंसिस। ये एक जीवाणु होता है बैसिलस थुरिनजिएंसिस जो मृदा में पाया जाता है। तो इसके एक जीन समूह पर विशेष एंडोटॉक्सिन प्रोटीन का स्राव होता है जिसे क्राई प्रोटीन कहा जाता है। और ये क्राई प्रोटीन जो होती है ये कीटों के लार्वा को मारती है, कह लीजिए एक तरह से। तो इस तरह से हो जाएगा। क्राई प्रोटीन पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मनुष्य इस प्रोटीन को अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग में ला रहा है? तो देखिए, फसलों में इसके जीन को डाल दिया तो अब फसलों में कीट नहीं लगते हैं। इस तरह से मनुष्य की फसल जो है कीटों से बच रही है। यही सारे लाभ हैं, तो बता देना है। फिर ऊर्जा के पिरामिड की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो देखिए, आपको बता दें, ऊर्जा का पिरामिड जो होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा रहता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है। और आपको बता दें, ऊर्जा का पिरामिड यह दिखाता है कि प्रत्येक पोषी स्तर से नए बायोमास के रूप में कितनी ऊर्जा है। तो ऊर्जा का पिरामिड पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से इसको समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए, चौथा क्वेश्चन है, आवृत बीजी में नर युग्मकोद्भिद का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो नर युग्मकोद्भिद पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन क्या है? संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। शुक्राणु जनन यानी शुक्राणु के बनने की क्रिया। जो वृषण होता है, वृषण की जो एपिथीलियम कोशिकाएं होती हैं, जननिक एपिथीलियम की कोशिकाओं से जो शुक्राणु होते हैं, इनके बनने की क्रिया ही क्या कहलाती है? शुक्र जनन कहलाती है। और संक्षेप में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन कहा गया है, तो उसके बारे में लिखना है कि किस तरह से जननिक एपिथीलियम की कोशिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो ये पूरी प्रोसेस हमने अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। आप लोग हमारे चैनल में जाकर के शुक्राणु जनन वाला वीडियो देखिए, चित्र सहित आसान भाषा में समझाया। फिर अगला है, मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए। यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण। तो इसमें देखिए, शिश्न पर दाने पड़ जाते हैं, पेशाब जो होता है, पेशाब में मवाद व दर्द होता है, शिश्न या यौन में स्खलन होता है, आदि बहुत सारे हैं। पीरियड के दौरान अधिक ब्लीडिंग होती है, यौन के भीतर का स्तर जो होता है सूज जाता है। बहुत सारे इसमें यौन संबंधित उत्पन्न रोगों के लक्षण होते हैं। फिर अगला है, पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? पक्षी में लिंग निर्धारण, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया हुआ है, जिसमें जेड पक्षी में था, WZ, इस तरह से मैंने लिंग का निर्धारण करके बताया था। ये हो जाएगा ZW, ZZ और फिर ZW, ZZ। तो आप जाइए हमारे चैनल में पक्षी में लिंग निर्धारण की क्रिया वाला देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से चित्र सहित बहुत ही पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस को समझाया हुआ है। फिर अगला है, DNA तथा RNA में अंतर स्पष्ट कीजिए।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जरूर जाएगा। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है। जो डीएनए है ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, इसलिए इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं, जबकि ये एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है, इसलिए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए में थायमीन होती है, जबकि आरएनए में थायमीन की जगह पर यूरेसिल। तो इसी तरह से बहुत सारे अंतर हैं, आप बता देना। और हमारे चैनल में अपलोडेड भी है, आप जाइए एक बार देखेंगे आप वीडियो और समझ में पूरा आ जाएगा। फिर अगला है मानव एवं कपि में समानताएं तथा असमानताएं। चैनल में वीडियो अपलोडेड है, जाइए देखिए और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया भी है। फिर अगला है पुनर्युगज प्रोटीन पर टिप्पणी लिखिए। पुनर्युगज डीएनए जो होता है या पुनर्युगज जो प्रोटीन है उस पर टिप्पणी लिखनी है। तो आपको बता दें, डीएनए तो समझाया, पुनर्युगज प्रोटीन क्या होती है आपको बता देते हैं। यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषम जात परपोषी में व्यक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं, पुनर्युगज प्रोटीन कहा जाता है। यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषम जात परपोषी में व्यक्त होता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, पुनर्युगज प्रोटीन कहा जाता है। इसमें वांछित जीन और वाहक जीन जो होते हैं मिलकर के एक नए जीन का उपयोग करते हैं, कॉपी करके बनाया जाता है। तो इस तरह से हो जाएगा। फिर अगला है घरेलू उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्मजीवों के महत्व को समझाइए। देखिए, जो घरेलू उत्पाद हैं इसमें सूक्ष्मजीव हैं, जैसे घरेलू उत्पादों में दही को जमाने में है, पनीर बनाने में है। इसी तरह से औद्योगिक उत्पादन में भी बहुत सारा मैंने समझाया हुआ है, चैनल में जाकर के आप देखिए, समझिए, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सिरका उद्योग में आदि बहुत सारा है। फिर अगला है प्लाज्मिड क्या होते हैं, प्राणियों के जीवन में इनकी क्या उपयोगिता है, वर्णन कीजिए। देखिए, जो प्लाज्मिड हैं, जो जीवाणु होते हैं, ये जैसे जीवाणु है तो इसका एक खुद का डीएनए होगा जिसे बैक्टीरियल डीएनए कहेंगे, और इसमें एक और गोल सा डीएनए पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। और ये अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। इसके बारे में हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर अगला है पुनर्युगज डीएनए तकनीक की सहायता से इंसुलिन का उत्पादन हम कैसे करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको समझाया हुआ है और वीडियो अपलोडेड है। चैनल में जाइए, सर्च कीजिए या फिर प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 12 प्लेलिस्ट, क्लास 12 बायोलॉजी प्लेलिस्ट में, उसमें टोटल 12 का अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर अगला है सहोपकारिता किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। देखिए, जैसे इसमें एक सहभागी ये है, दूसरा सहभागी ये है, तो ये जो सहभागी है इसको लाभ देता है, ये सहभागी इसको लाभ देता है, तो दोनों एक दूसरे, चाहे जीवित रहने के लिए हो, चाहे आवास के लिए हो, चाहे भोजन के लिए हो, तो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उसे ही सहोपकारिता कहा जाता है। जब दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं, जैसे लाइकेन व साइकस की प्रवालाभी जड़ें, तो इस तरह से इसका उदाहरण भी हो जाएगा। फिर अगला है वन्य जीव की परिभाषा लिखिए, इसके संरक्षण की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो वन में रहने वाले जीव ही वन्य जीव कहलाते हैं। जो वन में जीव रहते हैं उन्हें ही वन्य जीव कहा जाता है। ये परिभाषा हो जाएगी और डिटेल से भी लिखना होगा क्योंकि 3 नंबर का है। और इसके संरक्षण की 2 विधियां, तो एक तो स्वास्थ्य संरक्षण हो जाएगा। स्वास्थ्य संरक्षण, तो स्वास्थ्य संरक्षण में क्या है, जब किसी जीवधारी को जहां पर वो रह रहा है वहीं पर उसको संरक्षण दिया जाए तो उसको स्वास्थ्य संरक्षण कहा जाता है। और दूसरा हो जाएगा बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण, तो जब जीवधारी को जहां पर वो रह रहा है वहां से उसे ले जाकर के अलग कहीं संरक्षित किया जाए तो उसे ही बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। तो इनके बारे में डिटेल से लिखना होगा। फिर अब देखिए, जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं ये 7, 8 और 9 नंबर वाले होते हैं और सब में अथवा लगा होता है। गुरु बीजाणु जनन क्या है, आवृत बीजी पौधों में मादा अंकुरोद्भिद के परिवर्धन का वर्णन कीजिए। इस पर हमारे चैनल में चित्र सहित वीडियो अपलोडेड है, चित्र सहित, बहुत ही आसान तरीके से एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, जाइए देखिए। और फिर अथवा है भ्रूण पोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला है संक्रामक तथा असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग वे जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले, असंक्रामक रोग वे जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले, उन्हें असंक्रामक रोग कहा जाता है। उदाहरण भी देना है, जबकि ये डिटेल से लिखना है, 3 पेज, कम से कम 3 पेज लिखना होगा। हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, समझिए, समझ में आ जाएगा। डेंगू बुखार भी अपलोडेड है, फाइलेरियासिस भी अपलोडेड है। फाइलेरिया रोग जिसको कहा जाता है, एलिफेंटियासिस कहा जाता है, हाथी पांव कहा जाता है, तो इस पर भी हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से उसको समझ सकते हैं। फिर अगला है पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से फुल वीडियो अपलोड है हमारे चैनल पे, पारतंत्र का, तालाब का पारतंत्र, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, परीक्षा में जरूर आ सकता है। फिर अगला है अथवा में कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का वर्णन कीजिए। ऊर्जा के प्रवाह का भी वीडियो अपलोडेड है। आशा है आपको पूरा पेपर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।